Good morning, students. Last lesson from civics, working of institutions. Okay, इस बुक का भी ये लास्ट है. ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, आज सिविक्स भी कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर के बाद. ओके, तो हमें पढ़ना था वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि हम पढ़कर आए ना सारा, किस तरह से इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में करवाए जाते हैं, किस तरह से ये हेल्ड होते हैं, कैंपेनिंग क्या होती है, हम सबको अब पता है. ठीक है, तो हमें आज जो पढ़ना है वो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है. तो थोड़ा ओवरव्यू उसका चैप्टर का हम जो पहले पढ़कर आए हैं उसका ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, तो डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टेड देयर rulers. In a democracy, the rulers have to follow some rules and procedures. They have to work with and within institutions. है ना, क्योंकि अकेला अब डेमोक्रेसी में आपने किसी को इलेक्ट करके भेज दिया, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि हम किसी को चूज करके भेजें और बस हो गया. नहीं, कुछ इंस्टीट्यूशंस भी होंगे जो उसके लिए काम करेगी, जिसको साथ लेकर वो काम करेगा, एक्सेट्रा. है ना, तो दिस चैप्टर इज अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस. ओके, इन अ डेमोक्रेसी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द मैनर in which major decisions are taken and implemented in our country. We also look at how disputes regarding these decisions are resolved. In this process, we come across three institutions that play a key role in major decisions: legislature, एजुकेटिव एंड जुडिशरी. तो तीन हमारी जो मेन इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो तीन होती हैं, जो एक तो नियम कायदे बनाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, कोई पॉलिसीज़ हैं वो बनाती हैं, दूसरी जो है एजुकेटिव उसको कार्य में लाती है, और तीसरी जो जुडिशरी है वो न्यायालय, जो हमारे न्याय की व्यवस्था करती है. हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसको वो देखने का काम करती है. तो यू हैव ऑलरेडी रीड समथिंग अबाउट दीज इंस्टीट्यूशन इन अर्लियर क्लासेस. है ना, आप ऐसा तो है नहीं कि नया पढ़ रहे हो, जब आप 8th में थे तो इनके बारे में आपने पढ़ा भी है ना. तो हियर वी शैल क्विकली समराइज्ड दोज एंड मूव ऑन टू आस्किंग larger questions. In the case of each institution, we ask, what does this institution do? How is this institution connected to other institutions? है ना, and what make its functioning more or less democratic. The basic objectives here is to understand how all these institutions together carry on the work of government. Sometimes we compare these with similar institutions in other democracies. Okay, in this chapter, we take our examples from the working of the national level government called central government, union government, or just government of India. While reading this chapter, you can think of and discuss example from the working of the government in your state. है ना, तो किस तरह से हमारे स्टेट में हमारा जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, किस तरह से क्या हो रहा है, ये सारा हमको पढ़ने को मिलेगा. ओके, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजंस टेकन. जो मेजर पॉलिसीज होती है उसके डिसीजंस किस तरह से लिए जाते हैं, सबसे पहले हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है. तो जो जिसे हम गवर्नमेंट ऑर्डर बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, हमें फॉलो करना पड़ेगा. जैसे अभी चल रहा है ना कि 7 बजे लॉकडाउन हो जाएगा, मतलब 7 बजे कर्फ्यू लग जाएगा, आप घर से बाहर नहीं रह सकते. तो क्या है, ये गवर्नमेंट ऑर्डर है ना, है ना. तो ये बनाता कौन है, ये कैसे बनता है ना, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, किसने लिया ये डिसीजंस, कैसे हुआ, इस पे बात करेंगे. ओके, तो ऑन अगस्त 13, 1990, the government of India issued an order. It was called an office memorandum. Very important question for you. Office memorandum कब implement हुआ है? 13
August 1990. Okay. Like all government orders, it had a number and is known by that OM. इसको हम क्या कहते हैं? ऑफिस मेमोरेंडम. तो OM नंबर बी एंड इज नोन बाय दैट OM नंबर. उसका OM नंबर क्या है आपका? 360133190. क्या मतलब हुआ इसका? 36,012 इस ऑर्डर का नंबर है, मतलब उससे पहले 36,012 ऑर्डर आ चुके हैं. ठीक है. 3190 स्टेट SCT dated 13/8/1990. The Joint Secretary and Office in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Governance and Pension signed the order. It was quite short, barely one page. It looked like any ordinary circular or notice that you may have seen in school. The government issues hundreds of orders every day on different matters. But this one was very important and became a source of controversy of several years. Let us see how the decisions was taken and what happened later. This order announced a major policy decisions. It said that 27% of our vacancies in civil posts and services under the Government of India are reserved for the socially and educationally backward classes, जिसे हम CEBC के नाम से जानते हैं, है ना. तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. तो CEBC is another name for all these people who belong to caste that are considered backward by the government. The benefit of job reservation was till then available only to scheduled caste and scheduled tribes. Now a new third category called CEBC was introduced. Only persons who belong to backward classes were eligible for this quota of 27% jobs. Other could not complete for these jobs. Okay. तो ये था इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन चैप्टर का. आगे हम बात करेंगे डिसीजंस मेकर. डिसीजंस मेकर कौन है और किस तरह से किया जाता है. तो हमारा जो कल का टॉपिक है वो क्या है? द डिसीजंस मेकर. ओके. फिर हम बात करेंगे नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्यों होती है. फिर पार्लियामेंट क्या है ना. उसके बाद हम पार्लियामेंट पर बात करेंगे. ओके. तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो चलेगा. तो आई होप आज का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा. थैंक यू ऑल ऑफ यू.